नमस्कार, मेरा नाम राजा है और रोसड़ा जंक्शन देख रहे हैं आप। अभी हम मौजूद हैं नंद चौक पर स्थित श्री सिंगार दुकान में और इनके प्रोप्राइटर शीलवंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर। तो सर आपके दुकान का नाम श्री सिंगार क्यों पड़ा? देखिए, नाम रखने के लिए कोई व्यक्ति या कोई स्पेशल इंडिविजुअल आदमी की आवश्यकता होती है या कुछ, मेरे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे एक जो नाम था ब्रांच का, उसी नाम को मैंने दूसरा जगह ट्रांसफ़र कर दिया बस। मतलब आपके श्रृंगार का और कोई ब्रांच है क्या? जी नहीं, श्री मार्का जो है ना मेरा, एक ऑलरेडी मेरा फेमस है, इसलिए उस मार्का को ट्रेडमार्क अलग कर दिए, बस बात खत्म। मतलब कौन सा ब्रांड आपका फेमस? मार्का मेरा हुआ ना, मतलब श्री मार्का, मतलब और कौन चीज़ है श्री नाम से आपका? श्री कंप्यूटर। श्री कंप्यूटर मेरा एक और दुकान है। सिनेमा चौक पर जो श्री कंप्यूटर है उसके बारे में आप बोल रहे हैं? जी बिल्कुल उसी के बारे में बात। उस पर तो आपको कभी नहीं देखे बैठे हुए, तो आपका दुकान कैसे हुआ? देखिए एक्चुअली जब आप पत्रकारिता शुरू किए हैं, उससे पहले उस काउंटर पे बैठना हम कम कर दिए थे, इसलिए आपने नहीं देखा, इसलिए आपको ये नहीं मालूम हुआ कि हम वहाँ कब बैठे। मान लीजिए कंप्यूटर का दुकान है, किसी को प्रिंटर या कंप्यूटर लेना होगा तो इस दुकान पे आके खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है। यहाँ तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है कंप्यूटर और प्रिंटर। देखिए दिखने से नहीं होता, उनको सारी जानकारी और सारी व्यवस्था यहाँ उनको उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आकर आप प्रिंटर और कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसके रेट के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आने के बाद आपको लगभग श्रृंगार और गिफ्ट आइटम आपको मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएंगे। श्रृंगार और गिफ्ट आइटम के अलावा आप क्या क्या बेचते हैं? श्रृंगार और गिफ्ट इससे रिलेटेड जितना भी हो जाएगा, इसका जो सेक्शन होता है सौंदर्य प्रसाधन, बस। नहीं तो आपके दुकान में तो हम खिलौना भी देख रहे हैं, बैलून भी देख रहे हैं, सरफ भी देख रहे हैं। ये तो श्रृंगार नहीं है सरफ। देखिए वो लुभावना आइटम हुआ, समझे ना। अब जैसे सिंपली सी किसी दुकान में हम जाते हैं, नाश्ता करने के लिए जाते हैं या कुछ और खरीदने के लिए जाते हैं, तो लुभावना आइटम दिया हुआ, चलो भाई इसके साथ ये भी बिक जाएगा, कुछ खर्चा ऊपर हो जाए, इसीलिए कुछ सटा के उमेल दिया रखा हो जाता है। जैसे आपके दुकान के ऊपर में मैनी पोको पेंट्स लगा हुआ है, वो श्रृंगार का आइटम है? सौंदर्य प्रसाधन में वो गिनती आता है ना, सपोर्ट करता है ना। नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि जनरल स्टोर भी है आपका दुकान? कह सकते हैं, लेकिन वो सौंदर्य प्रसाधन में ही आता है। मतलब कुल मिला के ये कहें कि महिला और बच्चा का जो मूलभूत चीज है श्रृंगार से जुड़ा हुआ, वो सब आप रखे हुए हैं। बिल्कुल। बगल में हेडफोन रखे हुए हैं, हेडफोन का क्या है? हेडफोन से मनोरंजन करते हैं। आप करते हैं कि कस्टमर को करने देते हम खुद करते हैं मनोरंजन। हैं? मतलब ऐसा कौन सा कंटेंट और मटेरियल है कि आप आवाज़ देकर नहीं सुनते हैं, मतलब सीक्रेटली आप कान में लगा के सुनना चाहते हैं? देखिए वो ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं भी सुन सकते हैं, बट रोड पे होने के कारण बहुत सारी ध्वनियाँ आती हैं, तो सुनने में डिस्टर्ब होता है, वो साउंड क्लियर नहीं आ पाता है, इसीलिए वो लगाते हैं डायरेक्टली मेरे कान में, वो साउंड क्लियरली रूप से चला जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं जाए। तो मान लीजिए आप ईयरफोन से गाना सुनते हैं और आपको नींद आ जाए उस बीच में, तो फिर क्या होगा? कस्टमर आके तो खड़ा रह जाएगा, आपको कुछ सुनाई ही नहीं देगा कस्टमर क्या बोल रहा है। देखिए काउंटर पे गाना सुनना और नींद का कोई ताल्लुक नहीं है, घर पे जाके गाना। अच्छा, ये जो बाल झड़ने की समस्या है, क्या यह युवाओं में ही है कि युवतियों में भी? युवाओं एवं युवतियों दोनों जेंडर में। मतलब जैसे हम लोग आम तौर पर देखते हैं कि गंजा आदमी हम लोग को आम तौर पर यहाँ वहाँ दिख जाते हैं, लेकिन कोई महिला ऐसी नहीं दिखती है कि जिसका बाल बीच से उड़ा हुआ हो, ऐसा का है? आप देखते नहीं हैं, लेकिन ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका बाल बहुत ज़्यादा उड़ा हुआ है, वो ढक के रखती हैं अपने आप को, इसलिए पता नहीं चल पाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनका बाल बहुत ज़्यादा उड़ा हुआ है। इसका रीजन ये हो सकता है कि उनके बाल लंबे लंबे होते हैं जिससे उनका छिप जाता है। जी नहीं, वो सर को ढक के रखते हैं, इसलिए अंदाज़ा नहीं आता है। महिलाओं के लिए भी विंग आता है?
महिलाओं के लिए भी विंग आता है क्या? बिल्कुल आता है, महिलाओं के लिए भी आता है। महिलाएं आपकी दुकान में उपलब्ध है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी जैसे कोरोना के बाद लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद फिर जो है सो लॉकडाउन खुला, बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो आपके बिजनेस पर लॉकडाउन और कोरोना का क्या असर हुआ? बहुत ही ज़्यादा असर हुआ। देखिए, लॉकडाउन होने से पॉपुलेशन तो जैसा का तैसा है, हल्का घटा बढ़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन पर्सनल इनकम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो गया। सिंपली सा सवाल है, जो जैसे आदमी कमाएगा तभी ना खर्च करेगा। जिस आदमी की 100 रुपये आमदनी थी, उस आदमी की आमदनी 50 रुपये हो गई। तो स्वाभाविक है कि बाज़ार में तो 50 रुपया ही जाएगा ना। वही 50 रुपये में सारे दुकानदार हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, सभी बांट के खाएंगे। तो नेचुरल है कि जब बाज़ार में पैसा जाएगा ही नहीं तो सेल कहाँ से आएगा? आदमी कमाएगा तभी ना सेल होगा। तो वही सभी लॉकडाउन होने के बाद सारे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई किसी कारण से। उसके बाद जब भी फैक्ट्री बंद होगी तो लेबर का जो है सो आमदनी घट जाएगा। आमदनी घटेगा तो उसके पास परचेजिंग पावर घटेगा। वो परचेजिंग पावर उसके पास रहेगा नहीं तो परचेज किस चीज़ से करेगा? और लोअर परचेजिंग पावर जब हो जाएगा तो वो अपने आप जो है खर्च करना कम कर देगा। खर्च पैसा रहेगा तब ना खर्च करेगा। तो मार्केट में पैसा आएगा ही नहीं तो व्यापार होगा कैसे? तो मार्केट में पैसा आएगा ही नहीं तो व्यापार कैसे होगा? तो आप क्या सोचते हैं कि मार्केट में पैसा कहाँ से आता है? आप बोले कि फैक्ट्री बंद होगा, रोजगार बंद हो गया, तो बिहार में तो ऐसी कोई फैक्ट्री है नहीं जिसमें कि 1000, 2000, 5000 लोगों को नौकरी मिले। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरे स्टेट में अगर फैक्ट्री बंद हो रही है तो उससे बिहार के बाजार पे असर हो रहा है? देखिए, बिहार का जो अर्थव्यवस्था चलता है अदर स्टेट की आमदनी से ही चलता है। बिहार का लगभग 60 से 70% जो पैसा आता है वो अदर स्टेट से ही आता है। उसी से बिहार चलता है, न कि बिहार में कुछ है उससे बिहार अपने आप चाहे कि हम पूरा कर लें, वो संभव नहीं है। तो यहाँ देखिए, मुख्य रूप से अगर सही रूप से देखा जाए तो आमदनी का मुख्य जरिया होता है मिडिल क्लास, ठीक है ना। हायर क्लास का जो होता है उससे बाजार में उथल पुथल नहीं होता है, लेकिन लोअर क्लास और मिडिल क्लास का जो इनकम होता है बाजार डिपेंड करता है उस पर। तो लोअर क्लास का आमदनी हम लोग खुद जान रहे हैं कि कितना कम गया है। जब भी आमदनी कमेगा तो स्वाभाविक है बाजार गिरेगा। आज आमदनी फिर जैसे कोरोना से पहले हो रहा था वो आमदनी होना स्टार्ट हो जाए तो फिर अपने आप में बाजार बूम करके उठेगा। सिलवन जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है। आप पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी करने वाला आदमी श्रृंगार का दुकान खोल के क्यों बैठ गया? देखिए, कोई भी धंधा को हम अपने नज़र से अगर देखें तो कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, ठीक है ना। आपको जिस क्षेत्र में रुचि हो या जिस क्षेत्र में कहीं से सपोर्ट मिल जाए उस धंधा को पकड़ने से ये होता है ना, उसमें फ्लॉप करने की चांसेस बहुत कम होती है। आप कोई भी धंधा में आप डायरेक्टली चले जा रहे हैं उसमें 50-50 का चांस हो जाता है। 50% आप फ्लॉप भी कर सकते हैं और 50% आप फ्लॉप नहीं भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस धंधा को चुना कि चलो भाई, कहीं ना कहीं से इसका सपोर्टिंग मिल रहा है तो ये धंधा हम कर सकते हैं। नहीं, आप धंधा कैसा है इस पे तो आ गए। मेरे पूछने का मतलब ये था कि एक पीएचडी किया हुआ युवक आज दुकान चला रहा, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की बहुत भयावह स्थिति नहीं है देश में? देखिए, ये बात हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी की भयावह स्थिति है, लेकिन सभी आदमी हम लोग यही चाहेंगे कि हमको रोजगार मिले। तो फिर रोजगार जनरेट कौन करेगा? आखिर ऐसा नहीं है कि जो आदमी अनपढ़ गवार है वही बिजनेस करे। अगर अनपढ़ गवार बिजनेस करेगा तो जितना भी आप शिक्षित हैं वो सब नौकरी में चले जाएंगे, तो फिर आखिर नौकरी जनरेट कौन करेगा? अनपढ़ गवार। आप अनपढ़ गवार के अंदर में काम करने में अपने आप को गुड फेथ महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं महसूस कर सकते। इसीलिए शिक्षा जरूरी है, व्यापार करने के लिए भी शिक्षा जरूरी है, नौकरी करने के लिए भी। शिक्षित हो के व्यापार करना वो सबसे अच्छी चीज़ है।
तो मतलब कल के डेट में आपका बच्चा अगर इस व्यापार में आना चाहे तो क्या आप उसको परमिशन देंगे? बिल्कुल, अगर उसकी इच्छा है तो इस इच्छा के विरुद्ध हम नहीं जाएंगे। मतलब ऐसा कोई आप अपने तरफ से नहीं थोपिएगा कि तुमको डॉक्टरे बनना है, इंजीनियरे बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसकी इच्छा है तो उसको हम आने देंगे। बस शर्त उसका एक ही रहेगा कि तुम अपनी जो शिक्षा का जो दायरा है उसको पूरा तो कंप्लीट कर लो। शिक्षित होके आओ दुकानदारी पे, दुकान करो। डायरेक्ट आप जैसे आप चाहिएगा कि आप बच्चा बड़ा हुआ और चाह रहा है हम दुकानदारी करने के लिए, उसलिए उसको उस समय समझाएंगे, मना करेंगे। बाबू जैसे हम भी पढ़ के आए हैं व्यापार करने के लिए, तुम भी आओ, पढ़ के फिर व्यापार करो। व्यापार करना पढ़ के बुरी बात नहीं है। अब बताइए, एक आज सपोज कीजिए कि हम आज व्यापार करने के लिए, हम अगर नौकरी करने के लिए जाते तो क्या हम किसी को रोजगार दे पाते हैं? हम यहाँ व्यापार पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इससे हम कम से कम हम अंदाज करते होंगे जो 100 से 150 आदमी को हम रोजगार दे रहे हैं। मतलब इस श्री श्रृंगार से आप 100 से 150 आदमी को रोजगार दें? कैसे कैसे? देखिए, हम यहाँ व्यापार कर रहे हैं तो हमसे रिलेटेड जितना भी यहाँ रह रहे हैं उनको दे रहे हैं। हम जिसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, वो हमसे रिलेटेड व्यापार हो गया। हम जिसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो भी हमसे रिलेटेड व्यापार हो गया। तो अब कुल मिला के देखा जाए, जहाँ से जितने आइटम को परचेज करते हैं वहाँ मेरा अटैचमेंट हो गया, जितने आदमी के हाथों में हम बेचते हैं उतना अटैचमेंट हो गया, और जो इस क्षेत्र में मदद करते हैं हमको वो भी इसमें रोजगार में शामिल है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप अंदाज कीजिए जो हम कितने आदमी को रोजगार दे चुके हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा है, मगर हम कितने आदमी को रोजगार दिए वो देखिए। मतलब सरकारी नौकरी में जाने से अच्छा आप मानते हैं कि अपना बिजनेस अच्छा है? बिल्कुल। देखिए, अगर जनता की सेवा करना चाहते हैं अपने आप में जो है सो, तो उसके लिए आप सरकारी नौकरी में जाइएगा तो आप किनका सेवा कीजिएगा बताइए। सरकारी नौकरी में जाइएगा, आप सरकारी सेवक बनिएगा, जनता का सेवा, जनता का सेवा। जनता का सेवा कीजिएगा, लेकिन रोजगार तो नहीं किसी को दे पाइएगा। आप देख रहे हैं हमारे भारत में और बिहार में रोजगार की कितनी कमियां हैं। अगर हम भी वही चाहें कि हमको भी रोजगार मिलना चाहिए, हम भी रोजगार के पीछे भागते रहें, तो हमको तो अपने जो मिलेगा मिलेगा, हम दूसरे को रोजगार दे सकते हैं। इसे अच्छा, एक चीज़ बताइए कि लॉकडाउन से पहले जो रेट था आपके प्रोडक्ट का, लॉकडाउन के बाद उसके रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है और क्यों हुई है? देखिए, लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के बाद की पहले की स्थिति में बहुत सारे परिवर्तन आए। 2-3 कारण से परिवर्तन आए। पहला फैक्टर ये हो गया कि जो सामान का प्राइस वही रहा, ठीक है ना। मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई घट गया। उस कारण से आपका जो है सो प्रोडक्ट का जो है दाम वही रहने के बाद फिर भी उसका वैल्यूएशन बढ़ गया, ठीक है ना। मार्जिन मनी जो था वो घट गया, ठीक है ना। दूसरा बात हो गया, जो प्रोडक्ट का जो प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने के पीछे रीज़न हो गया कि लेबर भाग गया फैक्ट्री का, ठीक है ना। लेबर कम है तो उसको ज़्यादा मजदूरी देके उसको प्रोडक्शन करवाना पड़ गया। दूसरा बात, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हर एक के जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें कहीं न कहीं एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ऊर्जा का कॉस्ट बढ़ गया, ऊर्जा का कॉस्ट बढ़ गया, लेबर कॉस्ट बढ़ गया, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। 3 कॉस्ट बढ़ा तो नेचुरल है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कुछ देर पहले शिक्षा की, कि शिक्षित होना चाहिए और उस शिक्षित होने के बाद अगर उसको व्यापार ही करना है तो व्यापार करे। तो आपको क्या लगता है कि अपने रोसड़ा अनुमंडल में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था है कि एक क्वालिटी बच्चा तैयार कर सके कोई स्कूल या कोई संस्था? देखिए, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्या, क्योंकि इस बारे में जैसे किसी भी इंडिविजुअल संस्थान से मेरा जुड़ाव नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इस पे हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं। अगर आपका बच्चा जब बड़ा होगा, अभी छोटा है, तो आप यहाँ पढ़ाइएगा कि आप उसको पढ़ाने के लिए बाहर भेज दीजिए? उसके लिए पहले हम खुद एक शिक्षित व्यक्ति हैं, जहाँ भी पढ़ाएंगे
उस संस्था में जाके उस संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वहाँ जो संस्था के डायरेक्टर हैं, जो वहाँ के टीचर हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, वहाँ का स्टूडेंट का कल्चर क्या है, उसके बाद हम कहीं भी अपने बच्चे को वहाँ सेटल करेंगे। जब जब आप छात्र जीवन में थे और अभी जो छात्र आप देखते हैं, जो बच्चे छात्र जीवन में, उस समय और इस समय में कितना बदलाव आया है शिक्षा में? देखिए, शिक्षा में अगर देखा जाए दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। एक, पुराने शिक्षा व्यवस्था को नए शिक्षा व्यवस्था से कंपेयर किया जाए तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। शिक्षा का लेवल गिरा भी है और उठा भी है, दोनों है। तो शिक्षा का लेवल जहाँ तक गिरने का सवाल है, तो गिरने का दो फैक्टर हो गया। एक, गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ तक है शिक्षा का व्यवस्था, हमारे सरकार की कुछ नियम कानून जो व्यवस्थाएं हैं उनके कारण हुआ है। पहला नियम, जैसे अब टीचर को जैसे हम वहाँ पे रख रहे हैं, कोई भी टीचर अगर स्कूल में ड्यूटी करने के लिए जा रहा है तो शुरू में था कि टीचर का क्वालिटी कैसा है, ये अभी भी है, फॉलो कर रहे हैं हम लोग। लेकिन टीचर ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके बारे में ना किसी को खोज खबर लेना है ना करना है। उस और जब ये टीचर ड्यूटी नहीं करेंगे ईमानदारी से, ठीक है ना, तो जब ही ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि बच्चा पढ़ेगा कैसे। स्कूल में जा रहे हैं, अटेंडेंस बना लिए, यस सर नो सर कर लिए, वहाँ गए 1 घंटा पढ़ाए, क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए, बच्चा से फीडबैक लिए। आज अगर आप सही से जाइए किसी सरकारी स्कूल में, टीचर के साथ आप जाइए, केवल इस पीछे के बेंच पे बैठिए और उनका पढ़ाने का तरीका, शैली क्या है, और जो भी शैली है वो भी सही है क्या। टीचर क्लास में निकलने से पहले बच्चे से कभी फीडबैक लिए हैं? नहीं लिए। जब भी फीडबैक नहीं लीजिएगा, आप क्या समझिएगा बच्चा आपके क्लास में पढ़ा है कि सोया हुआ है, क्या कर रहा है? और फीडबैक आप नहीं लिए, क्या उनके प्रिंसिपल कभी पूछे हैं अपने बच्चों से कि स्कूल से कि या वहाँ के शिक्षक से, क्या आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या प्रोग्रेस है बच्चा में? वहाँ किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। केवल मतलब यही है कि हमारा सैलरी इतना बढ़ना चाहिए, मेरे को टीए इतना मिलना चाहिए, डीए इतना मिलना चाहिए। तो यहाँ ना सरकार का है ना समाज का वहाँ कोई वैल्यू है। समाज अगर जाएगा प्रेशर देने के लिए तो वहाँ के शिक्षक या भी अभी जो भी होंगे वो जाएंगे सरकार को कंप्लेन करने के लिए, जो हमको सरकारी काम में ये लोग बाधा डाल रहे हैं, हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो हमको टॉर्चर कर रहे हैं। पहले यही नहीं थी, पहले के समाज में थी, तो शिक्षक नहीं पढ़ा रहे तो समाज का आदमी उसको जाता था, आप नहीं पढ़ा रहे हैं, आप ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब तो दीजिए। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि पहले बच्चा पढ़ता नहीं था या बदमाशी करता था तो शिक्षक को पूरा अधिकार रहता था उसको मारने पीटने का। आज के डेट में शिक्षक अगर बच्चा को छू भी दे तो गार्जियन झगड़ा करने के लिए चले जाते हैं। ये भी तो एक कारण है कि शिक्षक जो है सो बच्चों पे ध्यान देना या केयर करना कम कर दिया। देखिए, उसमें जहाँ तक गार्जियन और शिक्षक की बात करते हैं तो गार्जियन शिक्षक का कोई दोष नहीं है इसमें। ये सरकार की जो पॉलिसी आई है, आप किसी भी स्टूडेंट को मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से, किसी भी रूप से आप स्टूडेंट को टॉर्चर नहीं कर सकते। तो उसमें दिया गया है, आप अपने पढ़ाने का जो तरीका है, टेक्निक, उसको चेंज कीजिए, खेल खेल में पढ़ाइए बच्चे को। लेकिन वो कहने के लिए है, प्रैक्टिकली रूप से अगर देखा जाए जो रिसर्च करके दिए हैं उनके बच्चे भी इससे परेशान हैं। अच्छा सिलवंत जी, एक बात बताइए, पीएचडी उच्च शिक्षा का अंतिम पड़ाव होता है, आप वहाँ तक पहुँच गए तो पीएचडी करके भी आप दुकान में ही पूरा समय दीजिएगा कि समाज के लिए भी आपकी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि इतना उच्च शिक्षा लेने के बाद समाज के लिए आप कुछ योगदान दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? कुछ योजना है समाज के लिए कुछ करने का? बिल्कुल, समय आने पर उसको भी दिखाया जाएगा। समाज के लिए ही मैंने शिक्षा ग्रहण किया है। अपने समाज में जहाँ तक होगा तहाँ तक हम समाज को मदद करेंगे, कीजिएगा। इस वादा हमारा रहा। जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, बिहार से, काफ़ी प्रतिष्ठित, काफ़ी संपन्न, काफ़ी बड़ा गांव है, तो बिरहा के अनुरूप ऐसा कौन सा काम लगता है
कि आप वहाँ पे कीजिएगा सामाजिक तौर? देखिए, अभी इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, इसलिए नहीं किया जा सकता है। देखिए, कोई भी चीज़ की आवश्यकता जब होती है ना, आवश्यकता होने पर उस प्रोडक्ट को आप वहाँ दीजिएगा ना, तो उस प्रोडक्ट का वहाँ वैल्यूएशन वेटेज होता है। और जिस प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं, भले ही कितना भी यूजफुल हो, और उसको वहाँ पे दीजिएगा ना, उसको लोग नेगलेक्ट, समाज हो या हम खुद नेगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए जिस समय हमको वहाँ पे आवश्यकता नज़र आएगी कि हमको यहाँ योगदान देना चाहिए, उस समय हम बिल्कुल योगदान देना। अच्छा सिलवन जी, जब लॉकडाउन लगा हुआ था 2 महीना के लिए इसमें, तो क्या आप चुरा के दुकान खोलते थे? देखिए, दुकान नहीं खोलते थे, ये बात मानेंगे हम, लेकिन चुरा के दुकानदारी जरूर करते थे जी। दुकान नहीं खोलते थे, लेकिन चुरा के दुकानदारी जरूर करते थे। मतलब जब चुरा के दुकानदारी करते थे तो चोरी चोरी में मास्क पहनते थे, सैनिटाइजर लगाते थे, कि वैसे ही कर लेते? नहीं, सावधानियां पूर्णतः बरतते थे। मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ग्लव्स हो गया, सावधानी में जहाँ तक है उसमें कहीं भी कोताही नहीं बरतते थे। और आप वैक्सीन ले लिए कोरोना का? बिल्कुल। दोनों डोज ले लिए? कितना दिन हुआ? लगभग समथिंग 10-15 दिन हुआ है। इतना लेट क्यों लिए आप बताइए? एक पीएचडी करने वाला आदमी इतना लेट से वैक्सीन लगाने क्यों गया? देखिए, लेट से वैक्सीन लगाने के लिए इसलिए गए कि पीएचडी कर रहे हैं, वो हमारा अलग फैक्टर है कि हम पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूर्ण जिम्मेवारी है कि हमको इस दुकान को सुचारू रूप से चलाना। एक वैक्सीन लेने के लिए हम भर दिन लाइन में नहीं लग सकते। जिस समय हमको इजी वे से वैक्सीन मिलेगा, उस समय हम आराम से ले लेंगे। अब हमको कहिएगा कि आप भर दिन दुकान बंद करके और वहाँ जाइए, लाइन में लगे रहिए, इसमें आप सोच सकते हैं कि इस दुकान के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है, ये दुकान मेरा नहीं है। ये दुकान मेरा नहीं है, मैं इस दुकान का एक समझ सकते हैं मैनेजर हूँ। ये दुकान मेरा नहीं, ये दुकानदार श्री सिंगार का है। दुकानदार हुआ श्री सिंगार और मैं इसका मैनेजर हूँ। अब बताइए, ये कहाँ तक जायज़ होगा कि हम मालिक को छोड़ के भर दिन गायब रहें ड्यूटी से? अच्छा एक चीज़ बताइए, रोसड़ा में श्रृंगार का कम से कम 10 बड़ा दुकान है। नहीं, बड़ा दुकान में 10 दुकान हम देखते हैं कि बहुत बड़ा, उसमें आपका भी एक दुकान। तो आपका दुकान दूसरे दुकान से कितना मतलब अलग है, और यहाँ पे कस्टमर को किस तरह का सुविधा आप देते हैं दूसरे दुकान के अपेक्षा? देखिए, दूसरे दुकान की अपेक्षा हम ये नहीं कह सकते हैं हम कि जो मान लिया जाए हम ऐसे सुविधा दे रहे हैं, वैसे सुविधा दे रहे हैं। जहाँ तक मेरा प्रयास है कि जो भी कस्टमर आएंगे उनको संतुष्ट करना, अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे रेट पे उनको दे के उनको संतुष्ट करना, मेरा बस इतना ही मोटिव भी है। दुकान का भी, मेरे दुकान का यही मोटिव है कि जो भी कस्टमर आएंगे उनको सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाइड कस्टमर को ही करते हैं कि खुद भी सेटिस्फाइड होते हैं कि ऐसा कस्टमर आ गया जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और उसको एमआरपी से ज़्यादा बेच लिए, ऐसा प्रोडक्ट जिस पे एमआरपी नहीं लिखा हुआ है उससे जो है सो ज़्यादा रेट ले लिए, ये सब भी करते हैं? देखिए, जब भी एमआरपी कोई भी प्रोडक्ट का नहीं लिखा हुआ रहता है तो उसमें बाउंडेशन नहीं रहता है कि आपको इतना पर ही बेचना है, इसमें कम लिए और ज़्यादा लिए, इसका प्रश्न ही यहाँ पैदा नहीं होता है। प्रश्न तभी पैदा होता है जब किसी में मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जो मार्केट वैल्यू है, कभी भी कोई भी सामान जो मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं, वहाँ से मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू से कम यही बेचा जाता है। अच्छा सिलवन जी, आपको दिल्ली में जो है सो रहने का मौका मिले और रोसड़ा में रहने का मौका मिले, तो आप किस जगह पे रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल, हम रोसड़ा में रहना, अपने समाज के बीच रहना पसंद करेंगे ज़्यादा। तो जैसे आपका घर भीरहा है, आप रोसड़ा और भीरहा में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, रोसड़ा भी मेरा घर है और भीरहा भी मेरे समाज का अंग है। रोसड़ा और भीरहा, हम इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं महसूस करते हैं, इसीलिए यहाँ रोसड़ा और भीरहा में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे भीरहा जो है सो ब्राह्मण बहुल गांव है, तो क्या मतलब आप देख रहे हैं कि भीरहा में एक से एक सरकारी नौकरी में लोग जा रहे हैं, एक से एक बिजनेसमैन है, एक से एक न्यूज़ एंकर है, तो क्या मतलब पंडित जी लोग आप पूजा कराना छोड़ दिए? देखिए, भीरहा एक ऐसा गांव है
उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। और उसमें ना कोई भेद है ना कोई भाव है कि आपको ऐसे रहना है उनको ऐसे रहना है। सिंपल सा मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप कभी भीड़हा में होली में आइएगा, ठीक है ना। होली में आइएगा, वहाँ पे देखिएगा, कोई भी हो, एनीबॉडी, कोई भी जाति कोई भी धर्म कोई भी मजहब के लोग हों, उनको समान अधिकार समान दर्जा दिया जाता है। ये नहीं कह सकते हैं कि ये कमज़ोर तबके के हैं, ये उच्च तबके के हैं, ये अमीर हैं, मेरा सवाल ये था कि जब ब्राह्मण समाज के लोग अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनका चलता आया है पूजा पाठ करवाने का, उसको छोड़कर नौकरी की ओर बिजनेस की ओर जा रहे हैं, तो फिर आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी में पूजा पाठ या इस ट्रेडिशन को कौन बचा के रखेगा, कौन पूजा करवाएगा? देखिए, इस बात को देखिए हम ऐसे नहीं कह सकते हैं जिस जिस तरह से आपने इसको मतलब जिस तरह व्याख्या किया है। देखिए, पुराने ज़माने में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, ठीक है। अभी स्कूल की शिक्षा पद्धति है, शिक्षा व्यवस्था तो वही है ना। उस समय भी शिक्षा दिया जाता था, इस समय भी शिक्षा दिया जाता था, ठीक है। इसी तरह जहाँ तक पूजा पाठ की बात हम लोग करते हैं, तो पहले पूजा पाठ ब्राह्मण करने के लिए आते थे, तो उनका तरीका कुछ अलग था। अभी जो पूजा पाठ करने के लिए उनका तरीका अलग है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो शिक्षित ज़्यादा हो गए, पढ़ लिए, अच्छी नौकरी में चले गए, तो वो पूजा पाठ नहीं करा रहे हैं। आप अपने सिंपल सा देखिए ना, अपने स्टेट के जो डीजीपी थे वो ब्राह्मण पंडित थे, हैं। वो रिटायरमेंट जब लिए, गुप्तेश्वर पांडे, वो रिटायरमेंट लिए, क्या वो अपनी वृत्ति को छोड़ दिए? बिल्कुल नहीं छोड़े। इसीलिए अपना वृत्ति जो है वो करने में कहीं तक कोई दिक्कत। अच्छा, कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसमें बहुत से लोग मारे गए, कोरोना की वजह से मरे। आपके गांव में भी कोई मरे? देखिए, मेरे गांव में भी बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मरे, लेकिन ये वेरीफाइड नहीं था कि वो कोरोना के कारण ही मरे। बहुत सारे शंका में लोग मरे, जो इनको कोरोना हो गया, ये हो गया। लेकिन हम वेरीफाई जब तक किसी भी चीज़ को नहीं करेंगे कि कोरोना के कारण मरे हैं कि बिना कोरोना से मरे हैं, ये अफवाहें हैं कि कोरोना के कारण मर गए, अभी क्लियर नहीं कह सकते हैं कि कोरोना के कारण ही मरे। क्या आप मृत्यु भोज को सही मानते हैं? देखिए, मृत्यु भोज जहाँ तक जो उसका तरीका है, सिस्टम है, बहुत समाज में होता है कि जब ज़बरदस्ती भोज कराया जाता है। देखिए, ज़बरदस्ती भोज कराना वो गलत है, स्वेच्छा से भोज करना, ठीक है ना, वो सही है। नहीं, जहाँ पे ज़बरदस्ती भोज कराया जाता है जिस समाज में जिस गांव में, वो गलत, उसको हम काटते हैं। लेकिन जहाँ स्वेच्छा से भोज करते हैं वो गलत नहीं है। नहीं, जैसे समाज में हर एक तबका के लोग रहते हैं, कोई संपन्न परिवार है, कोई गरीब परिवार। जो संपन्न परिवार के लोग होते हैं वो बहुत बृहद पैमाना पे भोज भात करते हैं। तो होता क्या है कि उनके भोज करने के बाद जो गरीब तबका के लोग हैं उन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बन जाता है। उनको लोग बोले कि नहीं बोले, एक प्रेशर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है कि हमको भी भोज करना है, वो किए थे, उनके भोज में जाके हम खाए थे। इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है कि जिस आदमी के पास पैसा नहीं है, जो कर्ज में डूबा हुआ है, उनको मृत्यु भोज करने की बाध्यता उनसे कैसे खत्म की जाए? देखिए, यहाँ पर जो आप कह रहे हैं बाध्यता यहाँ है ही नहीं, ये स्वेच्छा है। आपको पहले भी मैंने इस क्वेश्चन से पहले बताया था, मृत्यु भोज हो या शादी भोज हो या कोई भी भोज हो, ये बाध्यता नहीं है, ये स्वैच्छिक भोज है। आपको इच्छा है तो करिए, नहीं इच्छा है तो नहीं कीजिए। मतलब जो लोग प्रेशर दे रहे हैं भोज करने के लिए, वो गलत है? वो बिल्कुल गलत है। तो मतलब इसको रोकेगा कौन भाई? देखिए, इसमें ये कोई प्रथा थोड़ी है कि इसको रोकना है। हम आप जो समाज के लोग हैं वही इसको ज़बरदस्ती जहाँ हो रहा है, जिस समाज में ज़बरदस्ती, कुछ ऐसा भी समाज है, हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ पे जो है सो बाय फोर्सली जो आपको ये चीज़ करना ही होगा, हम कुछ कर्ज दे रहे हैं, आप ज़मीन बेच लीजिए, वैसे कर लीजिए, वहाँ पे गलत है। कल जब आप अपनी बेटी की शादी कीजिएगा तो उसमें दहेज दीजिएगा? देखिए, दहेज देने का जहाँ तक सवाल है,
हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है दहेज लेना, मान लिया जाए सही है गलत है, उस चीज़ को हम नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन जहाँ तक दहेज लेने देने की बात होती है नहीं, वो पुरानी प्रथा है। जैसे हिंदू धर्म में देखते हुइएगा शगुन और तिलक। शगुन और तिलक क्या है? तिलक मतलब होता है दहेज, समझे? अब ये बताइए कौन ऐसे व्यक्ति हैं हिंदू धर्म में जो शगुन तिलक का जो ये परंपरा है नहीं करते हैं? भले देखिए ये कहने के लिए कह देते हैं दहेज लेना और देना दोनों पाप है। इसका देखिए मुख्य सामाजिक फैक्टर इसलिए इसको कह सकते हैं कि देखिए बहुत सारे जो मानसिकता जिनकी गलत होती हैं वो क्या करते हैं कि घर में कोई कलह हुआ तो कोई आग लगा लिया, कोई भाग गया, या उसको परेशान करना है तो चलिए उनको ये एक्ट है ना, बता देते हैं अभी। ये जो दहेज प्रथा है इसमें जितने भी आपको एफआईआर या केस होते हैं आपको 90% फर्जी होता है, 10% ही सही होता है। और जो इनको बनाने वाले जहाँ से इनका बिल पास कराया गया है वो खुद इस एक्ट को बाय ज़बरदस्ती वोट बैंक के कारण ही इस प्रथा को लाए हैं कि वोट दहेज लेना गलत है और देना गलत है। क्या अगर कोई रिसर्च करके देखा है कि जो आदमी इस प्रथा को लागू किए हैं कि दहेज लेना और देना दोनों गलत है, उन्होंने अपने बाल बच्चे की शादी में नहीं दिया होगा? तो कुल मिला के इसको अगर एक लाइन में आप बोलना चाहेंगे कि दहेज लेना सही है या गलत, तो आप क्या बोलिए? देखिए दहेज लेना सही है गलत इसको एक शब्द में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसका देखिए इसका दो पहलू। अब जैसे हमारे नए नए बिल में आया है या पुराने बिल में ही है कि दहेज लेना गलत है, देना वो गलत है, ठीक है ना। लेकिन आप जब देखिएगा कोई भी जब इनकम का ब्यौरा दिया जाता है कहीं तो उसमें क्या दिया होता है कि जो हमारा शादी हुआ है, मेरी वाइफ को उनके मायके से इतने रुपये का या इतना धन गिफ्ट में आया है। अब ये बताइए ये गिफ्ट के रूप से क्या आया है? दहेज ही ना आया है? वहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लेते हो है? वहाँ पे जब इनकम टैक्स का जब रेड पड़ता है या इनकम का जो कैलकुलेशन किया जाता है वहाँ पे देखा जाता है कि एक उसमें भी लिमिट है। इसका मतलब नहीं है कि आप 2-4 अरब रुपया उसको जो है गिफ्ट में दे दीजिए, उसमें लिमिट किया हुआ है कि इतना रुपया तक आपकी वाइफ को गिफ्ट में उसके मायके से आया है तो वहाँ तक उसका छूट। तो क्या बताइए 1 रुपया भी दहेज तो दहेज होता है, गिफ्ट भी तो दहेज ही हुआ उस समय पे। इसलिए इस क्वेश्चन को हम एक तरह से देखें कि सही है कि गलत है, हाँ, ये कहना मुश्किल है और काफ़ी पेचीदा सवाल है कि दहेज लेना सही है या गलत। तो इस डिबेट को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमारे साथ सिलवंत राय जी थे, डॉक्टर सिलवंत राय जी। इनसे हम बहुत सारे सामाजिक और व्यक्तिगत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इनसे हम बात करना चाहते थे लेकिन समय का अभाव है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।